कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। ममता जी ऐसे विषय पर राजनीति कर रही है जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का नुकसान है, और इसलिए इस पर अहंकार को छोड़े हूँ। और सारा देश यदि परीक्षा बच्चों की करा रहा है, यदि सारे देश में परीक्षा हो जाएगी, वो बच्चे एडमिशन ले लेंगे, और बंगाल के परीक्षा बाद में होगी, जब तक कॉलेज भर जाएंगे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा तो उनका तो भविष्य खराब होगा। और इसलिए देश के साथ चलना चाहिए, देश से अलग हटके अपने अहंकार के कारण अपने प्रदेश के विद्यार्थियों का नुकसान करें, मैं समझता हूँ ये अच्छी राजनीति नहीं है। जी अभिजीत सौजन्य अभिजीत हमारे मित्र थे। मैं 5-6 महीने से आया नहीं था कोविड के कारण, तो मिलने गया था, कोई खास बात नहीं। जी आप लोग भाजपा को सब लीडर लोग बीजेपी के साथ आते हैं, बीजेपी के साथ रहते हैं, आने वाला चुनाव में बीजेपी के तरह का एक गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन हम लोग कुछ दिन पीछे से देख रहे हैं, जगह जगह में कहीं नॉर्थ बंगाल है, कोई साउथ बंगाल में है, बीजेपी के तृणमूल से जो आया था वो भी तृणमूल में लड़ जा रहा है, और साथ साथ में कुछ भी बीजेपी को लीडर लोग भी एक साथ जुड़कर तृणमूल में जा रहा है। इसलिए आप क्या बताएंगे, ये कि कोई तृणमूल की सबडेज है और कोई आपको कोई फेल्योर और कोई वीकनेस है? देखिए, आप सब जानते हैं कि ममता जी का अपना आत्मविश्वास खत्म हो गया है, और इसलिए ममता जी ने एक बहुत बड़ी एजेंसी को हायर किया। वो एजेंसी जो हायर की हुई एजेंसी वो काम कर रही है। कभी भी कोई सरकार अपने अधिकार किसी एजेंसी को नहीं देती। ये पहला प्रदेश है देश के अंदर जहां सरकार का आत्मविश्वास खत्म हो गया, तो एक एजेंसी को हायर किया। वो एजेंसी काम कर रही है, उसके लिए सरकार के लिए काम कर रही है, पार्टी के लिए काम कर रही है। मैं समझता हूं कि आप सब समझदार पत्रकार हैं, इससे समझ सकते हैं कि सरकार का आत्मविश्वास कितना है और मुख्यमंत्री का आत्मविश्वास कितना है। थैंक यू जी, धन्यवाद। देखिए, अभी जो MHA की गाइडलाइन आई है उसके अनुसार सिर्फ संक्रमित इलाके को छोड़कर कहीं पर भी केंद्र सरकार से बिना पूछे लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, राज्य सरकारों को निर्देश दिए। मुझे लगता है कि इसके ऊपर राज्य सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, और अब जो लॉकडाउन की घोषणा की है उसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी है, बच्चों को आना जाना भी पड़ेगा, और इसलिए उनकी परीक्षा भी प्रभावित होगी। सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर पुनर्विचार करें। अगर गवर्नमेंट लॉकडाउन विड्रॉ नहीं करता है तो उसका साफरात तो ये आप दोनों का जो गवर्नमेंट का बीच में जो चल रहा है, अगर स्टेट गवर्नमेंट लॉकडाउन नहीं विड्रॉ करेगा तो अल्टीमेटली साफरात तो स्टूडेंट लोग होगा, क्योंकि वो आएगा क्या? जैसे कि नॉर्थ बंगाल में ऑनली सिलीगुड़ी सेंटर, तो कूच बिहार से जो आएगा, जलपाईगुड़ी से जो आएगा, ऐसे आएगा अगर विड्रॉ नहीं हुआ। अब ये तो मैंने कहा ना कि जवाबदार सरकार होगी तो उनकी चिंता करेगी, जैसे आप चिंता कर रहे हैं, आप जवाबदार पत्रकार हैं, वैसे यही जवाबदार सरकारी की भी होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवेन करेगा? ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट तो आदेश दे चुके हैं कि इस प्रकार के लॉकडाउन नहीं करना चाहिए। और सोनिया गांधी ने डेमोक्रेसी और जो है उसका तो फिट है, ऐसा बयान दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोनिया गांधी जी की पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ अगर कोई प्रजातांत्रिक तरीके से अपनी बात उठाना चाहता है तो वह कटघरे में खड़ा हो जाता है। इसलिए सोनिया जी को तो, जो कि इंदिरा गांधी जी की बहू है, उन्हें तो डेमोक्रेसी के बारे में कोई बयान देने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि हमने आपातकाल देखा है, हमने तानाशाही देखी इंदिरा जी की। और इसलिए सोनिया जी, कृपया आप डेमोक्रेसी की बात आपके मुँह से अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपकी पार्टी को और आपके खानदान को कभी भी प्रजातंत्र पर विश्वास ही नहीं रहा। मंत्री हैं, उन्होंने पश्चिमी बंगाल के किसानों से कहा कि आप ऑनलाइन आवेदन करिए। 21 लाख किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया। वो 21 लाख लोगों की सूची
ममता जी को भेज दी, इस सरकार के पास भेज दी। क्या आप इंड्रोस करके भेज दीजिए कि ये आपके प्रदेश के किसान हैं, हम इनके खातों में पैसा डाल देंगे। सरकार ने उन 21 लाख को जो नाम भेजे हैं केंद्र सरकार ने, उसको डस्टबिन में डाल दिया। लगभग 12 से 15 हज़ार करोड़ रुपया पश्चिमी बंगाल के किसानों को मिलना चाहिए। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि है वो नहीं मिली है, सरकार की लापरवाही के कारण, सरकार की गैर जिम्मेदार नीति के कारण। मुझे आपके माध्यम से नॉर्थ बंगाल के लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि नॉर्थ बंगाल व्यवसाय का एक बहुत बड़ा हब बन सकता है, विशेषकर सिलीगुड़ी। यहाँ 7 सिस्टर्स जो हम कहते हैं, वहाँ का व्यापार, यहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के सांसद भाई राजू बिष्ट जी वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताएंगे, मैं उसको विस्तार से नहीं जानना चाहता, पर बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ, ब्रिज, सड़क, 4 लेन, जो दार्जिलिंग मोड़ जिसे कहते हैं, वहाँ की ट्रैफिक समस्या, इस सब के लिए, सबके निराकरण के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने इस क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी पैसा दिया है। वो यहाँ के सांसद राजू बिष्ट जी बताएंगे, मैं उस पर विस्तार से नहीं जाऊँगा, पर मैं भारतीय जनता पार्टी के एक जवाबदार कार्यकर्ता की हैसियत से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिमी बंगाल में सरकार बनेगी तो विकास के एक नए आयाम की ओर पश्चिम बंगाल जाएगा। हिंसा की राजनीति समाप्त होगी, औद्योगिकरण होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा यहाँ पर। यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर रोज़गार मिलेंगे। किसानों को उनके उत्पादन का सही मूल्य मिलेगा। बीच के जो दलाल हैं वो सब समाप्त कर देंगे। एक अच्छी सरकार देंगे, एक स्वस्थ सरकार देंगे, एक पारदर्शी सरकार देंगे जो बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएगी, ये मेरा विश्वास है। मुझे इतना ही कहना था। आप लोग कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? आप जो बोल रहे हैं, आश्वासन दे रहा है बंगाल में ये बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार बनेगा तो इसको सोनार बांग्ला बनाएंगे, तो नौकरी मिलेगा, इंडस्ट्री आएगा। लेकिन आज हिल में, दार्जिलिंग में फिर वो मुद्दा उठा है जो आपको लोकसभा चुनाव के लिए आपको आश्वासन दिए थे, जो परमानेंट पॉलिटिकल सोल्यूशन के लिए। ये मुद्दा लेके फिर पहाड़ का पॉलिटिकल पार्टी को नारा लगाया। इस बात में आपको अभी का स्थिति कैसा है, आपको पार्टी को क्या ध्यान है? और 2 दिन पहले जो आपके जो गठबंधन के हिस्सा है रोशन जी, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जताई है, उन्होंने आपत्ति किया है कि पहाड़ में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा बताया है। ऐसा हमारे पास है, रिलीज आया हुआ है। देखिए, पहली बात तो ये कि पहाड़ में क्या डेवलपमेंट हुआ ये यहाँ के सांसद महोदय आपको बताएंगे, क्योंकि मैं उनका अधिकार छीनना नहीं चाहता। मुझे मालूम है यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी योजनाएं स्वीकृत कराई हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने राजनीतिक परमानेंट हल, गृह मंत्रालय इसमें सक्रिय है। पिछले दिनों विमल गुरुंग जी गृह मंत्री जी से मिले भी थे। इस दिशा में अभी शिथिलता इसलिए आई कि गृह मंत्री जी स्वयं अभी 15-20 दिन से बीमार हैं, पर इस पर अतिशीघ्र हमारा कमिटमेंट है कि हम राजनीतिक हल इसका परमानेंट निकालेंगे और सब लोगों से बात करके, क्योंकि चर्चा ही एक माध्यम है, और सब लोगों से चर्चा करने के बाद इस दिशा में कोई आवश्यक कदम उठाएंगे। प्राइम मिनिस्टर को 150 एकेडमिक्स ये जो ज्वाइंट के एग्ज़ाम होने वाला है, उसको सपोर्ट, उनके सपोर्ट में लेटर लिखा है डायरेक्ट। वो लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम राइट टाइम पे हो, और आपको पता है कि इस बीच चुनाव के चीफ मिनिस्टर ने भी और काफ़ी सारे मिनिस्टर्स ने इसका प्रतिवाद किया है, लेकर प्रतिवाद का। तो ये दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो अभी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि कम से कम राजनीति, कुछ क्षेत्र ऐसे होना चाहिए उसको राजनीति से बचाना चाहिए, विशेषकर शिक्षा का क्षेत्र उसमें सर्वप्रथम है। यहाँ हमारे प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उनका साल खराब नहीं होना चाहिए।
इसलिए जिम्मेदारी के साथ सरकार को अपनी जिम्मेदारी वहन करना चाहिए, अवसर प्रदान करना चाहिए उन सब विद्यार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने का, क्योंकि 90% से ज़्यादा विद्यार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, अपनी तैयारी कर ली है एग्ज़ाम में, वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। सरकार को चाहिए कि उनको फैसिलिटेट करें जिस प्रकार अन्य राज्यों की सरकारें कर रही हैं, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल है। और इसलिए हमारा मानना है कि पश्चिम बंगाल की सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। आपके स्टेट मध्य प्रदेश में बाढ़ सिचुएशन है, शिवराज सिंह चौहान जी ने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर के साथ बात किया है और दूसरी तरफ कमलनाथ ने भी अपने समर्थक को कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है बाढ़ पीड़ित जो लोग के हैं उसके पीछे खड़ा हो जाए, तो क्या कहेंगे इस स्थिति में ये एग्ज़ाम करना कितना मुश्किल होगा आपके स्टेट में? देखिए, हमारे यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी ने उन सब विद्यार्थियों को जो परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए आवागमन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था वो सारी की है, और इसलिए हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को कोई परेशानी नहीं। बाढ़ जरूर है, पर उसके बाद भी विद्यार्थी जो परीक्षा देना चाहेंगे उनको फैसिलिटेशन सरकार करेगी। के माध्यम से दी कि तूफान के पैसे जो केंद्र सरकार से आए थे वो व्यवस्थित जो लोग हकदार थे उन तक नहीं पहुंचा, वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उसकी बंदरबाट कर ली। यदि हम कोविड-19 की बात करें, देश के प्रधानमंत्री प्रदेश के सारे मुख्यमंत्री से बात करके लॉकडाउन के बारे में हर बारे में चर्चा की। केंद्र सरकार ने जो आर्थिक सहयोग देना था वो भी दिया, पर दुर्भाग्य से कोविड-19 की जो खरीदी हुई है उसमें व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ। सरकार ने खुद ने माना कि हाँ कुछ इसमें शंका है, 3 अधिकारियों की कमेटी, जांच कमेटी बिठा दी। ये अधिकारी वही हैं जिन्होंने खरीदी की। जो खरीदी के लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं वही जांच कमेटी के सदस्य हैं। चीफ सेक्रेटरी के पास वो देंगे। चीफ सेक्रेटरी के रिश्तेदारों ने तो पूरा सप्लाई किया है। एक तरफ मुख्यमंत्री कहती केंद्र सहयोग नहीं कर रही है, दूसरी तरफ अगर केंद्र सहयोग करता है तो आप इस प्रकार भ्रष्टाचार करते हैं, और जब भ्रष्टाचार हो जाता है तो उसको इस प्रकार जांच के नाम पर लीपापोती करने की कोशिश करते हैं। फिर केंद्र से अपेक्षा करते हैं कि केंद्र पैसा दे। केंद्र सरकार पैसा देना चाहती है उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जो जरूरतमंद है, पर दुर्भाग्य से पश्चिमी बंगाल की सरकार के मुख्यमंत्री हर बात पर राजनीति कर रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप कोविड की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें, देश में सबसे खराब जो 4-5 राज्य है उसमें बंगाल की स्थिति है। आप यदि सब राज्यों के नेट पर उपलब्ध है, सब राज्यों के टेस्टिंग का सैंपल देखेंगे तो जितना बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उसकी तुलना में बंगाल में टेस्ट कम हो रहे हैं। मृतकों की संख्या कम बताई जा रही है। हमने बहुत सारे वीडियो जारी किए जो रात में मृतकों की लाशों की अंतिम क्रिया नगर निगम के लोगों ने कर दी। हमने वो वीडियो जारी किया कि जिसके रिश्तेदारों की डेथ हो गई उनको 3 दिन बाद बताया गया, वो अस्पताल के बाहर बैठे रहे कि अंदर इलाज चल रहा है, पीछे के दरवाजे से उसकी डेड बॉडी की अंतिम क्रिया कर दी। बहुत ही गैर जवाबदार सरकार है वर्तमान में, संवेदन शून्य सरकार, व्यापक भ्रष्टाचार में ग्रस्त है ये सरकार। फिर से अब एक नया ढोंग चल रहा है, इन्वेस्टर मीट। पांचवी इन्वेस्टर मीटिंग हो रही है। लगभग 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सरकार का खर्च हुआ है, एक इंडस्ट्री नहीं आई।
बल्कि मेरा दावा है, मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं कि ममता जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद छोटे और बड़े लगभग 1000 कारखाने पश्चिमी बंगाल में बंद हुए। बड़े जूट मिल भी हैं और छोटे छोटे ऑटोमोबाइल्स के सामान बनाने वाली बहुत सारी इंडस्ट्री भी है। 1000 लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए। नया इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं आया। अब फिर इन्वेस्टर मीट के नाम पर कुछ बॉलीवुड के लोगों को ले आएंगे, कभी अमिताभ बच्चन आ जाएंगे, कभी शाहरुख खान आ जाएंगे। अच्छा मनोरंजन कार्यक्रम होगा, सरकार के पैसों का दुरुपयोग होगा। मना करिए उनको। पश्चिमी बंगाल की सरकार गैर जिम्मेदार सरकार और अपने प्रदेश के युवाओं के भविष्य की भी चिंता नहीं है। आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए केंद्र स्तर पर प्रयास किए और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर यूजीसी के साथ बैठकर एक गाइडलाइन बनाई कि परीक्षा किन आधार पर हो सकती है। इस कोविड-19 के दौरान उन सब बातों का पालन करते हुए परीक्षा का आयोजन किया गया। सरकार नहीं चाहती है कि हमारे देश के युवाओं का कोविड-19 के कारण एक वर्ष समाप्त हो, पर बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण विद्यार्थियों के भविष्य का ध्यान नहीं रखते। विशेषकर मैं पश्चिमी बंगाल का उल्लेख करना चाहूँगा। यहाँ के मुख्यमंत्री जी को इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं और इसलिए 13 तारीख को आयोजित होने वाली परीक्षा, उसके एक दिन पहले लॉकडाउन है। विद्यार्थी कैसे मूवमेंट करेंगे, कहाँ रुकेंगे? इससे यदि आप तुलना करें तो उड़ीसा में गैर भाजपाई मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी। 36,000 विद्यार्थियों के रहने की, खाने की, आवागमन की सारी व्यवस्था उड़ीसा के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश के विद्यार्थियों की, युवाओं के भविष्य की चिंता है और इसलिए उन्होंने चिंता की। बाकी सब राज्यों में हो रहा है, पर मैं उड़ीसा का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ गैर भाजपा मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, सब दूर हो रहा है। पर बहुत ही दुख की बात है वह पश्चिमी बंगाल जहाँ की एजुकेशन, जहाँ शांति निकेतन जैसे विश्वविद्यालय, जहाँ विश्व स्तरीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी, जहाँ उच्च कोटि की शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन के नाम से सारे देश में बंगाल की पहचान थी, दुर्भाग्य से बंगाल में एजुकेशन का स्तर भी गिरा और इसके लिए अगर कुछ सीधा जिम्मेदार है तो वर्तमान सरकार जिम्मेदार है, वर्तमान मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं, जिन्हें बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। मैं यदि सिलसिलेवार एक एक घटना की बात करूं, यदि हम तूफान आया, तूफान की बात करें, निश्चित रूप से उससे समुद्री तट के जिलों में काफ़ी नुकसान हुआ। देश के प्रधानमंत्री ने तत्काल चिंता की। दूसरे दिन ही मुख्यमंत्री जी को लेकर सब दूर घूमे और तत्काल 1000 करोड़ की घोषणा की। दूसरे दिन राशि भी भिजवा दी। पर किस तरीके से उस पैसों की बंदरबाट हुई,
किस तरीके से टीएमसी के उन कार्यकर्ताओं को जिनका मकान नहीं टूटा उनको पैसे दे दिए गए, ये हम सब लोगों ने प्रमाण के साथ सोशल मीडिया में ध्यान आकर्षित करवाया। पीछे बात नहीं करेंगे कोई भी, उधर देखो पीछे बात नहीं करेगा कोई। प्रारंभ करें जी। नमस्कार। इस कोविड-19 में विश्व महामारी के बीच में हम सब लोग मिल रहे हैं और आप सब जानते हैं कि उसके कुछ प्रोटोकॉल है, उसका पालन करते हुए अब राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है। चुनाव आयोग की भी कुछ गाइडलाइन आई है। इसी बीच में पश्चिमी बंगाल में चल रही राजनीति के बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। कल हम लोग हमारे स्वर्गीय विधायक देवेंद्र राय जी के निवास स्थान पर गए थे। आप सभी जानते हैं कि उनकी बॉडी एक मार्केट पे लटकी हुई मिली थी और पुलिस ने बिना जानकारी के, वहाँ के एसपी ने बिना जांच के, एसपी ने कहा कि वो आत्महत्या है, उसके बाद होम सेक्रेटरी ने कह दिया आत्महत्या है। कोई जांच नहीं हुई। जांच के पहले ही पुलिस अधिकारियों के द्वारा ये कहना कि ये आत्महत्या है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र दिखाई देता है कि ये आत्महत्या नहीं, ऐसी हत्या है जिसमें सरकार, पॉलिटिशियंस, गुंडे और अधिकारियों का नेक्सस काम कर रहा है। क्योंकि 11 बजे एसपी सुरजीत का बयान आ गया कि आत्महत्या है, कोई जांच नहीं हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। और मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि इसके पहले ये पुलिस अधिकारी पुरुलिया में थे। पुरुलिया में भी हमारे कार्यकर्ताओं को इसी प्रकार मार के लटकाया था। तो हम पहली बात तो ये मांग कर रहे हैं कि वर्तमान एसपी जो सुरजीत हैं, उनके पूरे कार्यकाल की जांच हो। वो जहाँ जहाँ पोस्टिंग थे वहाँ कितने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। और हमारी सरकार आएगी तो ऐसे अधिकारियों को हम चिन्हित करके उनको यथास्थान बैठाएंगे। यदि उनकी जगह जेल में होगी तो जेल में बैठाएंगे, यदि उनकी स्थान घर में बैठने की होगी तो घर में बैठाएंगे। पर ऐसे अधिकारी जो षड्यंत्र में, जो हत्या जैसे षड्यंत्र में सम्मिलित हो, उन्हें नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं। और मैं आपके माध्यम से पश्चिमी बंगाल की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 4 दशक से पश्चिमी बंगाल ने हिंसा की राजनीति देखी है। पहले सीपीएम के समय भी हिंसा होती थी और अब टीएमसी के समय पराकाष्ठा हो गई। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, राजनीति से हिंसा शब्द समाप्त हो जाएगा। हम सौजन्य की राजनीति करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत सारे चुनावी मुद्दे होंगे। उसमें एक मुद्दा ये भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तब पश्चिमी बंगाल से हिंसा समाप्त हो जाएगी। हिंसा को कोई स्थान नहीं होगा। देखिए, सरकार सारे प्रदेशों में चल रही है, अलग अलग दल के मुख्यमंत्री भी हैं, पर मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है कि पश्चिमी बंगाल की सरकार गैर जिम्मेदार सरकार है। भाई पीछे बात मत करो ना, कौन बात कर रहा है पीछे? एक भी उद्योग बड़ा ममता जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पश्चिम बंगाल में नहीं आया, और ये बहुत जवाबदारी के साथ मैं कह रहा हूँ। और इसलिए आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूँ इस सरकार से
कि अभी तक जितने भी इन्वेस्टर मीट हुई है उसके लिए एक श्वेत पत्र जारी करे कि सरकार का कितना पैसा खर्च हुआ और कितना इन्वेस्टमेंट इस राज्य में आया है। एक समय था बंगाल के अंदर, बंगाल औद्योगिकरण में देश में नंबर 1 था। सारे देश के लोग नौकरी की तलाश में यदि किसी राज्य में जाते थे तो बंगाल में आते थे। आज बंगाल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौजवान सारे देश के अंदर घूम रहा है। मुझे कहते हुए बहुत अफसोस कि पिछले दिनों जब कोविड-19 की शुरुआत हुई, लॉकडाउन हुआ, सारे देश में मजदूर अपने अपने राज्यों में जा रहे थे। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने अपने प्रदेश के वे मजदूर जो बाहर काम कर रहे थे उनके लाने की कोई व्यवस्था नहीं। जब हमारे जैसे लोगों के पास पश्चिम बंगाल के मजदूरों के फ़ोन आए, हमने सरकार से निवेदन किया, केंद्र सरकार से निवेदन किया। मध्य प्रदेश में लगभग 20,000 मजदूर थे पश्चिमी बंगाल के। हमने उनसे, वहाँ के मुख्यमंत्री से कहा, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने 3 ट्रेन राज्य सरकार के खर्चे से बंगाल भेजी। ममता जी ने नाम दिया कोविड ट्रेन। ये कोविड ट्रेन है। अपने प्रदेश के मजदूरों की भी कोई चिंता नहीं, वे अपने आप तो रोजगार दे नहीं पाती। जब वो रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं और विपरीत परिस्थिति में वो अपने घर में आना चाहते हैं तो उनके घर आने की कोई व्यवस्था नहीं सरकार ने की। सब राज्य सरकारों ने अपने अपने मजदूरों को जो विभिन्न जगह काम कर रहे थे उनको लाने के लिए व्यवस्था की। देश के अंदर एक ही प्रदेश पश्चिमी बंगाल था जहां पर मजदूरों को वापस लाने की व्यवस्था इस सरकार ने नहीं की। आज कोविड विकराल रूप इसलिए लिया है कि सरकार गैर जिम्मेदार है। जिस समय लॉकडाउन केंद्र सरकार ने कहा था उस समय इन्होंने राजनीति की, उस समय लॉकडाउन की घोषणा कर दी, किंतु कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो अल्पसंख्यक क्षेत्र में आते हैं, वहाँ लॉकडाउन का कोई असर नहीं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि वर्तमान में जो सरकार है वो 30% सरकार है, 30% लोगों के लिए सरकार, 70% लोगों के लिए सरकार नहीं है। कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र की हो, चाहे राज्य की हो, चाहे लोकल बॉडी हो, 100% लोगों के लिए होना चाहिए। पर वर्तमान में जो पश्चिमी बंगाल की सरकार है वो 30% लोगों के लिए, 70% लोगों की सांस्कृतिक धार्मिक विकास की कोई चिंता नहीं। यहाँ अगर 70% लोगों का त्यौहार हो तो लॉकडाउन लगेगा, कोई चिंता नहीं। अरे जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास था सारे देश में जश्न मना, उत्सव मना, पर पश्चिम बंगाल में उस दिन भी लॉकडाउन कर दिया। शुक्रवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा, मुहर्रम आएगा तो लॉकडाउन नहीं रहेगा। पर 70% लोगों के त्यौहार का कोई सम्मान ये सरकार नहीं करती। 30% लोगों की सरकार है। मैं आपसे वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो वो 100% लोगों के लिए सरकार चलाएगी, 100% लोगों की चिंता करेगी। और आने वाला समय विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम 100% लोगों के लिए सरकार चलाएंगे। पश्चिमी बंगाल के किसान, पश्चिमी बंगाल की उर्वरक मिट्टी, उत्पादन, पानी की व्यवस्था, उत्पादन बहुत अच्छा होता है। किसानों को उनके उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिलता। देश के अंदर एकमात्र प्रदेश है पश्चिमी बंगाल जहां किसान सीधा अनाज गवर्नमेंट को नहीं बेचता, एक एजेंसी के माध्यम से बेचता है। वह एजेंसी टीएमसी के लोगों की है, वो पहले खरीदते हैं, उसके बाद सरकार के गोडाउन में जाता है। किसानों को उनके उत्पादन का सही मूल्य अगर देश के अंदर किसी प्रदेश के किसानों को नहीं मिलता है तो वो पश्चिमी बंगाल। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपये प्रति एकड़ किसान सम्मान निधि सारे देश के किसानों को दे रहे हैं,
इस बार 72,000 करोड़ रुपया बांटा है प्रधानमंत्री जी ने, पर पश्चिमी बंगाल के किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि का लाभ नहीं मिल रहा।